पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक बरकरार, आज भी सुनवाई जारी रहेगी। हाईकोर्ट के समक्ष सरकार ने रखा अपना पक्ष। रुद्रप्रयाग में दर्दनाक सड़क दुर्घटना, 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी बस। एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, हादसे में 2 की मौत, 8 घायल, 10 लापता। कांग्रेस ने संगठन समीक्षा शुरू की, 30 जुलाई तक हर बूथ पर बीएलए नियुक्ति, बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का काम। करोड़ों रुपए के घोटाले का मामला, एनएच 74 घोटाले में ईडी की कार्रवाई, पीसीएस अधिकारी के घर छापेमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। आज हल्द्वानी के दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 12 बजे आर्मी हेलीपैड हल्द्वानी पहुंचेंगे सीएम। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से शिष्टाचार भेंट करेंगे। निर्माणाधीन जमरानी बांध परियोजना का करेंगे हवाई निरीक्षण। तो आज का सीएम का क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, उसकी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आज हल्द्वानी के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी दोपहर 12 बजे आर्मी हेलीपैड हल्द्वानी पहुंचेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से शिष्टाचार भेंट भी होगी। तो बता दें कि आज सीएम का कहां दौरा रहेगा, क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे, और उसकी शुरुआत उपराष्ट्रपति से मुलाकात से होगी, जो कि एक शिष्टाचार भेंट के तौर पर देखी जाएगी। के भी कुछ दिन पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची थी उत्तराखंड, जहां पे उन्होंने अपना जन्म दिवस भी मनाया था। और अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है वो उत्तराखंड पहुंचेंगे और सीएम मुलाकात करेंगे उनसे। और हमारे साथ हमारी सहयोगी शुभांगी भट्ट जुड़ चुकी हैं। शुभांगी, देखिए जगदीप धनखड़ पहुंचेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे सीएम, और क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे? कि आज सीएम जो है वो हल्द्वानी के दौरे पर रहने वाले हैं, और खास आज ये है कि सबसे पहले मुख्यमंत्री हल्द्वानी पहुंचेंगे। वहां पर जो आर्मी हेलीपैड है वहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से वो शिष्टाचार भेंट करेंगे, क्योंकि आज उपराष्ट्रपति जो है वो यहाँ से रवानगी करेंगे दिल्ली के लिए। तो ऐसे में उनकी बीच भेंट भी होगी और चर्चा भी होगी, और उसके बाद उपराष्ट्रपति जो है वहां से रवाना होंगे। इसके बाद जमरानी बांध परियोजना जो लगातार चल रही है, जिसका निर्माण लगातार चल रहा है, जिस पर काम लगातार चल रहा है, 2000 जो है कुछ सालों बाद तक ये पूरी होने की परियोजना है। ऐसे में अभी कितना प्रगति पर ये काम पहुंचा है, कितना इस पर काम हुआ है, इसका हवाई निरीक्षण करते हुए जो है मुख्यमंत्री नजर आएंगे। क्योंकि देखिए काफी बड़ी परियोजना है, और इससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में जब ये परियोजना पूरी हो जाएगी तो प्रदेश को एक बड़ा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। यही कारण है कि मुख्यमंत्री भी लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और क्योंकि आज मुख्यमंत्री हल्द्वानी के दौरे पर है, तो जब भी वो कहीं पर जाते हैं तो वहां पर किस तरीके के विकास कार्य हो रहे हैं, अगर कोई परियोजना चल रही है तो कितना उसमें प्रगति हुई है, और अगर कहीं पर कुछ कमी है तो उसको लेकर भी मुख्यमंत्री जो है वो निर्देशित करते हुए नजर आते हैं। इसी तरीके की तस्वीरें जो है आज भी देखने को मिलेंगी जब मुख्यमंत्री हल्द्वानी पहुंचेंगे। और जमरानी बांध परियोजना पर अभी तक कितनी प्रगति हुई है, कितना काम हुआ है, उसका हवाई निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। तो आज ये 2 मुख्य कार्यक्रम जो है मुख्यमंत्री के हैं, जहां पर उपराष्ट्रपति से भेंट करेंगे और जमरानी बांध परियोजना का हवाई निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। देखिए, हालांकि बताया जा रहा है कि एक शिष्टाचार भेंट है, क्या जानकारी मिल पा रही कि इस भेंट का, इस मुलाकात का क्या कोई और मायने हो सकते हैं? देखिए अभी ये शिष्टाचार भेंट होगी दोनों के बीच, और लेकिन चाहे वो उत्तराखंड को लेकर हो या अन्य मुद्दों को लेकर हो, उनके बीच चर्चा भी हो सकती है कि किस तरीके की चीजें चल रही हैं, किस तरीके का विकास हो रहा है। क्योंकि उत्तराखंड के दौरे पर उपराष्ट्रपति जो है वो आए हैं, और यहाँ पर उन्होंने कुछ कार्यक्रमों में शिरकत भी की थी, हमने देखा था। ऐसे में उत्तराखंड को लेकर उनका क्या कुछ नजरिया है, उत्तराखंड में उनका एक्सपीरियंस किस तरीके का रहा है, और किस तरीके की विकास की चीजें उन्होंने यहाँ पर देखी है, इन तमाम चीजों को लेकर भी मुख्यमंत्री जो है उनसे चर्चा कर सकते हैं। उसके बाद उपराष्ट्रपति यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे, और उसके बाद हल्द्वानी में मुख्यमंत्री हवाई निरीक्षण करते हुए जमरानी बांध परियोजना का नजर आएंगे, और देखेंगे कि वहां पर किस तरीके के विकास कार्य इस वक्त चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शुभांगी भट्ट हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां देहरादून में आपातकाल दिवस गोष्ठी का आयोजन किया गया।
गोष्ठी में केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित बड़ी संख्या में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भी गोष्ठी में शामिल हुए। गोष्ठी में केंद्रीय मंत्री और सीएम धामी ने कहा कि 50 साल पहले आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या की गई थी। इस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की गई थी। अनेक नेताओं को, अनेक पत्र पत्रिकाओं को, समाचार पत्रों को बंद कर दिया गया था, महिलाओं को जेल में डाल दिया गया था, साथ ही नसबंदी जबरदस्ती कर दी गई थी। हमारे देश की युवा पीढ़ी, आने वाले नौजवान, आने वाले विद्यार्थी सबके स्मरण में यह एमरजेंसी जरूर रहनी चाहिए। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश में यह आह्वान किया गया कि संविधान हत्या दिवस इसका नामकरण हुआ कि संविधान की किस प्रकार से हत्या की गई। और पूरे देश के अंदर आज जगह जगह पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी, जिसने एक व्यक्ति की हठ धर्मिता उस समय की, जिसके कारण से संविधान की आत्मा को कुचला गया, दबाया गया और संविधान की हत्या की गई। आपातकाल में सबसे बड़ी बात है, इस देश से अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता का अधिकार छीना गया। अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता लोकतंत्र का मूल होती है। हम नौजवानों के साथ भी बात कर रहे थे। हम कह रहे थे कि आज जो अभिव्यक्ति आपको मिली है वो इस कारण है कि हमारे देश में लोकतंत्र है। और कांग्रेस का तो इतिहास रहा है। उस समय तो आपने देखा था कि इंडियन एक्सप्रेस ने अपना एडिटोरियल ही खाली रखा था। तो और हमें तो खुशी है कि उत्तराखंड में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में काफ़ी ज़्यादा विकास हो रहा है। और आज उनके नेतृत्व में जितनी बड़ी संख्या में नौजवानों ने आकर के देश के लोकतंत्र को बचाने का संकल्प लिया है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। उत्तराखंड हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव के आरक्षण रोस्टर को लेकर सुनवाई हुई। सरकार ने कोर्ट में 9 जून को बना रोस्टर पेश किया, जिस पर याचिकाकर्ताओं ने अध्ययन के लिए समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई के लिए आज की तिथि निर्धारित की। वहीं रुद्रप्रयाग में गोलतीर के पास हुई टेम्पो ट्रैवलर दुर्घटना में एक और शव बरामद हुआ है। बता दें कि हादसे में अब तक कुल 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 9 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। दुर्घटना के स्पष्ट कारणों की जांच के लिए पुलिस के स्तर से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दुर्घटना में लापता लोगों की तलाश जारी है। एसपी रुद्रप्रयाग अक्षय प्रहलाद कोंडे ने बताया कि 31 सीटर बस के नीचे खाई में गिरने की सूचना मिली थी, जिसमें चालक समेत 20 लोग दुर्घटना का शिकार हुए। हादसे के स्पष्ट कारण की जांच के लिए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। रुद्रप्रयाग से 12 किलोमीटर बद्रीनाथ की तरफ घोलतीर एरिया में एक हादसा हुआ, जिसमें एक 31 सीटर बस जो हरिद्वार से चारधाम के यात्रियों को लेकर निकली थी, उसको खाई में गिरने की सूचना हुई। और इसमें लगभग जो डिटेल्स और इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसमें 20 लोग सवार थे टोटल। उसमें 18 लोग एक ही परिवार के सोनी सरनेम का इनका परिवार है, उदयपुर राजस्थान के ये लोग हैं। हालांकि वो महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश, गुजरात यहाँ से भी आए थे, पर मुख्यतः ये परिवार उस क्षेत्र का है और एक ही परिवार के लोगों की ये इनके साथ हादसा हुआ है। इनमें लगभग 8 लोग जो बस से कूद गए या बाहर छिटक गए थे, उनको रेस्क्यू किया गया। उन सबकी तबीयत अभी स्टेबल है और कोई वैसे खास क्रिटिकल नहीं है। हालांकि सरकार की तरफ से उसमें जो भी क्रिटिकल थे 3 लोग, उनको हेली के माध्यम से एम्स ऋषिकेश भी पहुंचाया गया है। वहीं रुद्रप्रयाग सड़क दुर्घटना के 4 घायल एम्स पहुंचाए गए हैं। एम्स के पीआरओ संदीप कुमार सिंह ने जानकारी दी कि चारों घायलों का ट्रॉमा इमरजेंसी में इलाज जारी है। हादसे के 4 पेशेंट हमारे पास यहाँ पे लाए गए हैं। चारों के नाम है हेमलता, दीपिका, ईश्वर और सुमित। इनको मल्टीपल इंजरी है और इनको डॉक्टर नीरज और डॉक्टर रूबी की देखरेख में इनका इलाज चल रहा है।
वहीं अलकनंदा नदी में टेम्पो ट्रैवलर हादसे को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दुख व्यक्त किया है और लापता लोगों के लिए चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि बहुत दुखद घटना है और जिस प्रकार बरसात के शुरू होते ही लगातार ये घटनाएं हो रही हैं, हम लोगों से अपील करेंगे कि थोड़ा पहाड़ी क्षेत्रों में जाने से पहले मौसम की अपडेट ले लें, क्योंकि किसी की जान से बड़ी कोई कीमत नहीं होती। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जितनी भी एजेंसियां हैं वो मौके पर पहुंच चुकी थी और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और घायलों का इलाज किया जा रहा है। ये बहुत दुखद घटना है और जिस प्रकार लगातार ये घटना इस प्रकार, क्योंकि बरसात शुरू हो चुकी है, हम लोगों से भी अपील करेंगे कि थोड़ा पहाड़ी क्षेत्रों में जाने से पहले मौसम का अनुमान बचाव के साथ जाएं, क्योंकि किसी की जान से बड़ी कोई कीमत नहीं हो सकती। इसलिए हमें इसका बचाव करना चाहिए। और लेकिन हमारी जो एजेंसियां हैं लगातार, आपने देखा होगा SDRF, NDRF जितनी की टीमें वहाँ पहुँच चुकी थी और लगातार उनकी मदद कर रही है, उनका इलाज कराया जा रहा है। ये काम हमारी सरकार का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंशा के मुताबिक उत्तराखंड में 40 वरिष्ठ IAS अधिकारियों ने अपने प्रथम नियुक्ति स्थल को गोद लिया। अब इन क्षेत्रों के लिए योजनाबद्ध ढंग से विकास कार्यों का खाका तैयार किया जा रहा है। बीजेपी ने अधिकारियों के उनके पहले कार्यक्षेत्र को गोद लेने को विकास की गति तेज करने वाला कदम बताया है। वहीं कांग्रेस इसे दिखावटी प्लान बता रही है। रिपोर्ट देखिए। IAS अफसरों ने गोद लिया प्रथम तैनाती स्थल। उत्तराखंड कांग्रेस ने कहा दिखावा है पहल। बीजेपी बोली विकास की गति तेज होगी। तंज कसती कांग्रेस बता रही सरकार की नौटंकी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अपेक्षा के मुताबिक उत्तराखंड में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 8,700 रुपए या उससे अधिक ग्रेड पे वाले अधिकारियों को अपने पहले कार्यक्षेत्र को गोद लेने के निर्देश दिए गए थे। 20 मई 2025 को मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने इस संबंध में आदेश जारी किया था। आदेश के मुताबिक राज्य के 40 वरिष्ठ IAS अधिकारियों ने अपने प्रथम नियुक्ति स्थल के विकासखंड, तहसील या जिले को गोद लिया है। अब इन क्षेत्रों के लिए योजनाबद्ध ढंग से विकास कार्यों का खाका तैयार किया जा रहा है। मुख्य सचिव ने कहा है कि हर अधिकारी का अपने प्रथम कार्यक्षेत्र से विशेष लगाव होता है, इसलिए इस पहल से उस क्षेत्र के विकास को तेज करने में मदद मिलेगी। कहीं भी कोई भी जो आपका फर्स्ट लव होता है उस तरह से है कि वहां से आपने अपनी सरकारी सेवा प्रारंभ की है, तो हर एक व्यक्ति की या जो भी शासकीय सेवा में है उसकी एक इच्छा होती है कि यहाँ से हमने नौकरी शुरू की है तो उसको हम कैसे और अच्छे तरीके से इसका हम ग्रोथ, इसका विकास देखें। तो इसी आशय को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को या उनसे अपेक्षा की है। बीजेपी ने सरकार की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे राज्य के हर क्षेत्र में विकास की गति तेज होगी। वहीं कांग्रेस ने सरकार की पहल पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि ऐसे ही पहले सांसदों का गांव गोद लेने का दिखावटी प्लान बना, जिसका हश्र सब जानते हैं। कांग्रेस के मुताबिक अब विकास योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम करने की बजाय अफसरों को उनके पहले कार्यक्षेत्र को गोद लेकर विकास का जिम्मा दिया गया है। ये भी सरकार का दिखावा ही साबित होने वाला है। सभी IAS अधिकारी जिन्होंने अपनी पहली नियुक्ति जिस जिले में भी दी हो, वहाँ पर किसी न किसी गांव को उस कार्य क्षेत्र में वो गोद लेंगे और उस गांव के सर्वांगीण विकास के लिए काम करेंगे। तो निश्चित रूप से जिस तरह से जो योजना बनाई गई है, ये इससे गांव का विकास होगा और जिस गांव को गोद लिया जाएगा उससे अन्य गांव भी प्रेरणा लेंगे और गांव के विकास होने से हमारे प्रदेश का विकास होगा, प्रदेश का होगा तो देश का भी विकास होगा। जो सांसदों ने गांव गोद लिए थे, उन गांव का क्या हुआ? जो कभी विधायक गोद ले रहा है, कभी सांसद गोद ले रहा है, कभी कोई अधिकारी गोद ले रहा है। गोद लेने का ड्रामा क्या है? मैं समझता हूँ ये केवल नौटंकी हो रही है, कोई मतलब नहीं है। पूरे प्रदेश को आपके हाथों में सौंपा है राज्य की जनता ने। 70 की 70 विधानसभाओं के प्रत्येक गांव, प्रत्येक शहर, प्रत्येक वार्ड आपके पास हैं। सबका विकास करने की जिम्मेदारी आपकी है। राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों ने जिन क्षेत्रों में अपना पहला कार्यभार संभाला, वहां की तत्कालीन परिस्थितियों और आज की जरूरतों के मुताबिक विकास कार्यों को अमली जामा पहनाने के लिए सीएम धामी ने अनूठी पहल की है। सीएम की पहल पर 40 IAS अधिकारियों ने अपने पहले क्षेत्र को गोद लेकर विकास करने का बीड़ा उठाया है, लेकिन कांग्रेस इसका हश्र सांसदों के गांव गोद लेने जैसा होने की बात कह रही है।
देखना होगा कि धामी सरकार की ये पहल क्या रंग लाती है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट और दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। वहीं से पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों से उनके प्रथम नियुक्ति के कार्य क्षेत्र को गोद लेने की अपेक्षा की थी, जिस पर राज्य के 40 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों ने अपनी प्रथम नियुक्ति स्थल को गोद लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिन प्रशासनिक अफसरों का राज्य में लंबा कालखंड हो गया है, उनसे हमने अपेक्षा की है कि जहां से उनकी सेवा प्रारंभ हुई उस स्थान को वो गोद लें। सीएम धामी ने आगे कहा कि जिस भी अधिकारी ने जिस तहसील या परगना से अपनी सेवा की शुरुआत की, उस स्थान को और अच्छा कैसे बनाया जाए, इस पर सोचें। आईपीएस क्योंकि जिनका एक लंबा कालखंड हमारे राज्य की सेवा में हो गया है, उनको हमने उनसे अपेक्षा की है कि राज्य के विकास में उनका योगदान वैसे तो है ही है, लेकिन कुछ ऐसा योगदान जहां उनकी सेवा प्रारंभ हुई है, उस स्थान को वो अडॉप्ट करें। जो आईएएस हैं, जिन्होंने जिस तहसील से, जिस परगना से, जहां से अपनी ट्रेनिंग शुरू करी है, अपनी सेवा की शुरुआत करी, उस स्थान को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, विकसित भारत के संकल्प में और कैसे योगदान दिया जा सकता है, क्या टारगेट वहाँ का होना चाहिए, किस प्रकार वहाँ का विकास होना चाहिए। इसी प्रकार आईएएस आईपीएस में भी जिन्होंने पहले थाने से शुरुआत करी है, तो निश्चित रूप से सभी लोग मिलकर काम करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, वो संकल्प तभी पूरा होगा जब हर एक व्यक्ति उसमें योगदान देगा और विकसित उत्तराखंड बनेगा, उसमें सबका योगदान हो, इसलिए ये काम शुरू किया गया है। उत्तराखंड में इन दिनों राजनीतिक बयानबाजी अपने चरम पर है। ताजा मामला हरीश रावत के उस बयान से जुड़ा हुआ है। इसमें उन्होंने अपने पुत्र को आगामी विधानसभा चुनाव में शिरकत कराने का इशारा किया था। भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा परिवारवाद की राजनीति करती है। केंद्र की राजनीति में गांधी परिवार का कब्जा है, तो उत्तराखंड में प्रदेश का सबसे वरिष्ठ नेता माने जाने वाले हरीश रावत ने पहले अपनी बेटी को विधायक का चुनाव लड़वाया, जिसके बाद बड़े बेटे को सांसद का चुनाव लड़ाया और अब छोटे बेटे को आगामी चुनाव में उतारने की बात कह रहे हैं। मनवीर चौहान ने कहा कि हरीश रावत ने उत्तराखंड में कांग्रेस को प्राइवेट लिमिटेड पार्टी की तरह बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा परिवारवाद की विरोधी रही है और कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से परिवारवाद चल रहा है और कांग्रेस पार्टी एक परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चल रही है, ये प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। इसके रूप में आप देश के रूप में देखेंगे तो गांधी परिवार के का वर्चस्व है। उनकी माँ, बेटा, बेटी सभी उच्च पदों पर हैं। इसी प्रकार से प्रदेश में अगर देखेंगे, जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नेता कांग्रेस का प्रदेश में मानते हैं आदरणीय हरीश रावत जी, वो अपने परिवार को पूरी तरह से शिफ्ट करने में लगे हुए हैं और चाहे पहले अपनी बेटी को विधायक बनाया, बेटे को लोकसभा का चुनाव लड़वाया और अब अपने बेटे को जो सुनने में आया कि वो कुमाऊं क्षेत्र की उनको जो है नेता स्थापित करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद जिस तरह से हावी है वो सबको दिखाई दे रहा है। वहीं हरिद्वार सांसद और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हल्द्वानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस पर तीखा प्रहार बोला। उन्होंने कहा 25 जून को देश संविधान हत्या दिवस के रूप में याद करता है, क्योंकि इसी दिन 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर लोकतंत्र की हत्या की थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कांग्रेस की सोच आज भी वही है, लोकतंत्र के खिलाफ और सत्ता के खिलाफ ललायत है। भाजपा नेता ने दावा किया कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की रक्षक है। तत्कालीन प्रधानमंत्री देश की इंदिरा गांधी जी, उन्होंने अपनी सरकार को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए जबरदस्ती देश के ऊपर थोपने का काम किया। आज वही कांग्रेस लोकतंत्र को बचाने की बात करती है, आज वही कांग्रेस संविधान को बचाने की बात करती है। ये हास्यास्पद भी है और जिन्होंने इतने लंबे समय देश में शासन किया, विरोधाभासी भी है। करनी और कथनी का जो एक बहुत बड़ा गैप है,
वो आज कांग्रेस के वक्तव्यों में देखने को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक कैलाश शर्मा ने भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि 1975 में तत्कालीन इंदिरा सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल के विरोध में भाजपा पूरे देश में काला दिवस के रूप में मना रही है। कैलाश शर्मा ने कहा कि 25 जून 1975 भारत के लोकतांत्रिक इतिहास पर एक गहरा धब्बा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल ने संविधान, प्रेस, न्यायपालिका और आम जनता की स्वतंत्रता को कुचलने का काम किया। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ने इसे भारत के लोकतंत्र पर बड़ा हमला करार दिया। राजनारायण जी को जीता हुआ तय करा और आने वाले 6 वर्षों तक इंदिरा गांधी के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध कोर्ट ने लगाया। ठीक उसी दिन हमारे गुजरात में भी चमन भाई पटेल जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, उनके भी बहुत भारी पराजय हुई। कांग्रेस और इंदिरा गांधी बहुत ज़्यादा बौखला कर इन दोनों निर्णयों से इतनी बौखला गई कि उन्होंने 1975 25 जून को देश पर आपातकाल की घोषणा कर दी। गलत तरीके से लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन किया गया, उन पर प्रतिबंध लगाया गया। हमारे समाचार जगत के सभी पत्रकार बंधुओं पर, संवाददाता बंधुओं पर भी प्रतिबंध लगाने का काम करा। यही प्रतिबंध कि उनकी कोई भी समाचार, उनका लेख है तो उसको भी एक सेंसर के माध्यम से उनकी जांच करा करके उस समाचार को वो लिखने के लिए उनको स्वतंत्रता दी गई। खबर विकासनगर से, जहां जौनसार बावर के तहसील त्यूड़ी परिसर में कुर्सी पर बैठ ताश के पत्ते खेलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो कि दिखाता है कि तहसील कर्मचारियों में न भय न डर है और न कुछ काम। बस कुर्सी मेज निकालो और ताश खेलो, यही सब हो रहा है। इस संबंध में त्यूड़ी तहसील का प्रभार देख रहे एसडीएम प्रेम लाल का कहना है कि तहसीलदार को मामले की जांच करने के आदेश दे दिए गए हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी देहरादून को पत्र भेजकर जानकारी दी जा रही है। ये प्रकरण संज्ञान में आने पर तत्काल जो है तहसीलदार त्यूड़ी को जो है जांच सौंपी गई थी और आज जो है जिलाधिकारी महोदय को भी इस बारे में रिपोर्ट दी जा रही है और जो भी विभागीय नियम कानून के अनुसार है उनको कार्रवाई की जाएगी। गदरपुर में 53 साल की शांति अधिकारी की सांप के डसने से मौत हो गई। वह सुबह किचन में थी, तभी सांप ने उसके हाथ पर डस लिया। इलाज के लिए परिजन उन्हें बाजपुर अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही महिला ने दम तोड़ दिया। महिला की मौत से घर में कोहराम मच गया। मृतक महिला अपने पीछे पूरे परिवार को रोता बिलखता छोड़ गई। कुछ खाना वाना बनाने गई थी तो उसमें जो मसाले वगैरह के जो डब्बे वगैरह है तो उसको टटोल रही थी, तो इसी बीच उनकी उंगली में किसी ने मतलब काटा है। तो बड़े भाई जब अंदर गए तो उन्होंने देखा कि कुछ चूहे वहाँ पर घूम रहे थे, तो इन्होंने सोचा कि चूहे ने काटा होगा। फिर एक तांत्रिक यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने उसको क्रिटिकल समझा और उसको बाजपुर ले जाने की बात कही। तो बाजपुर ले जाते उनके पल्स और हार्ट बीट वहीं पर ही खत्म हो गए थे। उन्होंने वहाँ से रेफर कर दिया, उन्होंने कहा कहीं और दिखा दीजिए। तो यहाँ नेताजी नगर में कहीं है तो वहाँ पर भी ले गए थे, तो वहाँ मशीन वगैरह लगाने के बाद पता चला कि बॉडी में जान है ही नहीं, तो वापस लिया उनको। रुड़की के रामपुर चुंगी पर राजमहल होटल में पुलिस ने कैसीनो खेलते 8 महिलाएं और 24 पुरुषों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 2,74,000 रुपए नगद और 1900 कॉइन्स बरामद हुए हैं। पुलिस ने होटल को सील कर दिया है। होटल संचालक फरार है, जिसकी तलाश जारी है। खबर विकासनगर से है, जहां सहसपुर थाना क्षेत्र के केदारवाला में बीती रोज बुजुर्ग वाजिद अली की हत्या का मामला सामने आया था, जिसमें सहसपुर थाना पुलिस ने तहरीर के आधार पर कार्रवाई करते हुए टीम का गठन किया। थाना सहसपुर की टीम ने मामले में नामजद आरोपी मृतक के भतीजे को केदारवाला से गिरफ्तार कर लिया। विकासनगर में कालसी चकराता मोटर मार्ग पर देर रात एक वाहन 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस और एसडीआरएफ टीम ने शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ये यहाँ पे गाड़ी गिरने की सूचना थी, हमें कालसी थाना से मिली थी। एक घायल व्यक्ति निकाला गया और 3 डेड बॉडी निकाली गई और जो लगभग 400 मीटर गहरी खाई में गिरे थे। गहरी खाई में जाने के कारण
हमारी टीम को बहुत मशक्कत का सामना करना पड़ा, मुश्किल का सामना करना पड़ा। इस समय हम खड़े हैं कालसी चकरौता मार्ग पर जजरेट के पास, जहां पर कि देर रात एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। और यहां पर मौके पर कालसी थाना पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है, जो कि रेस्क्यू अभियान अभी भी जारी है। जो शवों को बाहर निकालने का सिलसिला है वो अब यहाँ पर पूरा हो चुका है और 3 युवकों के शव यहाँ से खाई से बाहर निकाले जा चुके हैं, जबकि एक युवक जो है गंभीर घायल हुआ था, जिसे कि अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस की टीम और एसडीआरएफ की टीम द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद तीनों शवों को यहाँ पर गहरी खाई से बाहर निकाल लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के मौके पर पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विजिलेंस निदेशक वी मुरुगेशन, आईजी लॉ एंड ऑर्डर नीलेश आनंद भरड़े, एसएसपी देहरादून शामिल रहे। इस कार्यक्रम में कई अस्पतालों के डॉक्टर भी पहुंचे, जिन्होंने बताया कि उत्तराखंड में नशा किस हद तक बढ़ रहा है और कैसे कैसे नशा बिक रहा है। आज नशा मुक्ति दिवस है। इस पे हमारा यहाँ पे गणमान्य लोग हैं, जनता है, उनके साथ हमने एक संवाद रखे हैं, विचार विमर्श करा है। इसको जागरूक कराना है, हमारे पूरा उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री उत्तराखंड करने में हमारा सभी जनता को सहयोग होना चाहिए। तो इसी बारे में हमने आज एक अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस के रूप में मना रहे हैं और पुलिस लाइन में आज लगभग 300 से अधिक उत्तराखंड के जो प्रतिष्ठित विद्वान लोग हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं, वो यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल थे। सर्वप्रथम तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस समय पूरे ये जो नशे का एक आतंक है, ये केवल उत्तराखंड के लिए नहीं, अब तो एक पूरे देश के लिए और वैश्विक एक महामारी है। और देवभूमि उत्तराखंड की बात करें तो आज जो ये ड्रग्स है, विशेषकर सूखा नशा, स्मैक की अगर बात करें या उससे रिलेटेड इंजेक्शन और गोलियों की बात करें, ये पहाड़ी जनपदों के दुरुस्त गांवों तक पहुंच चुके हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से हम बॉर्डरों में आतंकवाद से लड़ते हैं, आतंकवादियों से लड़ते हैं, उसी तरह से एक लड़ाई हमको अपने देश को बचाने के लिए, अपनी युवा पीढ़ी को बचाने के लिए इस नशे के आतंक से भी लड़ना होगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।